अभी तक आपने सुना, सारी उलझनें नंदिनी की बातों से सुलझ गई थी। वो उठा और नंदिनी की शॉल लेकर उसके पास आकर बोला, अंदर चले, मुझे भूख लगी है। ये कहते हुए उसने उसे शॉल उड़ा दिया। नंदिनी ने सर हाँ में हिला दिया और अपना सारा सामान लेकर उसके साथ अंदर आ गई। अब आगे नंदिनी रुद्र के साथ अंदर चली आई थी। उसने सब कुछ हॉल में रखा और रुद्र से कहा, आप चेंज करके चले आए, हम खाना गर्म करते हैं तब तक। ये बोलकर वो किचन की तरफ चल दी। रुद्र अपने कमरे में जाकर चेंज करके आया। तब तक नंदिनी ने खाना टेबल पर गर्म करके रख दिया था। रुद्र ने बैठते हुए कहा, इतना सब क्यों बनाया था आपने? नंदिनी ने गिलास में पानी देते हुए कहा, क्योंकि साहिल की फरमाइश थी। उसने कहा हमें यह सब खाना है, हमने भी बना दिया। रुद्र ने खाने की थाली को देखते हुए कहा, कहाँ से शुरू करूँ, ये समझ नहीं आ रहा है। नंदिनी ने एक कटोरी उठा के उसे देते हुए कहा, ये खाएं, सूजी का हलवा है, आपको बहुत पसंद है, श्लोक जी ने बताया। ये सुनते ही रुद्र मुस्कुरा के उसके हाथ से कटोरी लेकर खाने लगा। उसने खाते हुए कहा, वाह, बहुत अच्छा बना है। वैसे सच कहती थी भाभी कि आपके हाथों में जादू है, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। नंदिनी ने उसकी इस बात पर कहा, आखिर सिखाया भी तो दीदी ने ही था। कालिंदी दीदी हम सब के लिए माँ के बाद थी। माँ अक्सर अपने एनजीओ के काम के लिए बाहर रहती थी। दीदी ही मुझे और रागनी को संभालती थी। वैसे चाची जी भी हमें बहुत प्यार करती थी। आपको पता है, जब भी दीदी चुरा के मेरे लिए और रागनी के लिए पिज्जा लाती, बेचारी हर बार पकड़ी जाती और माँ उन्हें देखकर कहती, बिगाड़ लो इन्हें, देखते हैं कौन इनके नखरे उठाएगा, और अगर तबीयत खराब हुई तो आपको ही पूरी रात बैठा दिया करेंगे। ये सब कहते हुए नंदिनी की आंखों में हल्की सी नमी उतर आई थी। रुद्र ने उसकी आंखों की नमी को देख लिया था। उसने हलवा खाते हुए कहा, वैसे भाभी बताती थी कि आपके पापा उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो आपके खानदान की पहली बेटी थी और उनकी हर बात सुनते थे। नंदिनी ने कहा, हाँ, क्योंकि हमारे खानदान में 2 पीढ़ी तक किसी को बेटी नहीं हुई थी और पापा को एक बेटी की चाह थी। माँ के 2 बच्चे खराब होने के बाद जब चाची ने कालिंदी दीदी को जन्म दिया तो पापा और माँ दोनों ही बहुत खुश थे और उसी वक्त पापा ने कालिंदी दीदी को रियासत की रानी घोषित कर दिया था। पर फिर हम हुए तब चाची ने ज़बरदस्ती वसीयत को बदलवा दिया और ये वसीयत बनाई गई कि जो हम दोनों में से अच्छी रानी होगी वही गद्दी पर बैठेगी। पर उसके पहले ही सब खत्म हो गया। वीर और चाचा जी के लालच ने सब कुछ तबाह कर दिया। रुद्र ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, नंदिनी जी, अभी आपने ही तो कहा था कि जिस चीज़ को सोचने पर दिल दुखे उसे ना सोचा करें। तो आप भी मत सोचिए, ये सोचे कि आपकी दीदी की आखिरी निशानी आपको मिली। एक प्यारी सी बहन आपके पास है, तो इतना क्यों सोचना। वैसे आप खाना अच्छा बनाती हैं। ये कहते हुए उसने उसके हाथ को छोड़ा और खाना खाने लगा। नंदिनी उसके पास बैठी बातें करे जा रही थी। तभी श्लोक पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा रुद्र और नंदिनी इतनी रात को बैठ के बातें कर रहे हैं और रुद्र नंदिनी की बातों पर हंसते जा रहा था। इतने सालों बाद रुद्र को हंसते हुए देखकर श्लोक के होठों पर भी मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा, भगवान करे ये मुस्कान अब तेरी ज़िंदगी से कभी ना जाए, अब तू ऐसे ही मुस्कुराए। ये बोलकर वो जाने लगा तो उसने देखा पीछे रागनी खड़ी थी। श्लोक ने उसे देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, नींद नहीं आ रही थी? रागनी ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, मेरी याद आ रही थी। श्लोक ये बोलकर जग को अपने सीने से लगा के उसे देखने लगा। रागनी ने उसका ऐसा मुंह देखकर मुंह बना के कहा, तुम्हें याद करने से अच्छा होगा मैं 2nd फ्लोर से कूद के भूतनी बन जाऊं और तब तुम्हें सताऊं। अब हटो, मुझे किचन में जाना है। ये बोलकर वो उसे हटा के जाने लगी तो श्लोक ने उसका हाथ पकड़ के रोक दिया और उसे पीछे से कस के पकड़ लिया और उससे बोला, खुद तो बोरिंग हो ही, पर दूसरे की ज़िंदगी क्यों बोरिंग करने की जा रही हो? रागिनी ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, मतलब क्या है, और छोड़ो मुझे। श्लोक ने उसे सामने दिखाते हुए कहा, वो देखो, दोनों कितने प्यार से बातें कर रहे हैं और अभी तुम जाकर सब खराब कर दोगी। इससे अच्छा तुम मुझसे बात करो। रागिनी ने उसके पैर पर जोर से लात मारी तो श्लोक की चीख निकल गई, जिससे नंदिनी और रुद्र भी उधर आ गए। देखा तो श्लोक अपने पैर पकड़ के कूद रहा था। रुद्र ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्लाया और पैर क्यों पकड़ रखा है? रागिनी ने श्लोक को देखते हुए कहा, अंधेरे में बिना देखे चलेंगे तो टकरा तो जाएंगे ही। अच्छा हुआ मुंह के बल नहीं गिरे, वरना दांत टूट जाते। रुद्र ने उससे कहा, पर तू अंधेरे में क्या कर रहा था? श्लोक ने कहा, पानी लेने आया था। उसकी बात सुनकर रुद्र बोला,
तो क्या सोफे से पानी ले रहा था? ला मुझे दे, मैं लेकर आता हूँ, तू कमरे में चल। ये बोलकर वो जग लेकर किचन में चला गया। रागिनी नंदिनी को लेकर अपने साथ रूम में चली गई। नंदिनी ने बिस्तर पर जाते हुए कहा, रागिनी आपने तो कुछ नहीं किया था ना? रागिनी ने उससे कहा, हाँ किया था। मेरा तो मन करता है उसका मुंह नोच लूँ, मार डालूँ उसे। इतना इरिटेट है कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है उसे देखकर। ये कहते हुए वो लेट गई। नंदिनी ने कहा, इतने अच्छे तो हैं, आप खाम उससे चिढ़ती रहती हैं। कितने अच्छे से बात करते हैं। वो इतना बोली ही थी कि रागिनी गुस्से में उठ के उससे बोली, बिल्कुल भी उस बंदर के लिए ऐसा मत सोचना। वो एक नंबर का झिंगुर है, उसका दिमाग ठीक नहीं है और आप दूर रहा करें उन दोनों से। कोई ज़रूरत नहीं है इतना अच्छापन दिखाने की उन दोनों से। ये बोलकर वो अपने मुंह पर कंबल डाल के सो गई। नंदिनी ने गहरी सांस ली और आकर उसके बगल में लेट गई। सुबह का वक्त, रुद्र का घर। नंदिनी सुबह उठ के पूजा कर सबके लिए नाश्ता और चाय बना रही थी। लक्ष्मी भी आ गई थी। रागिनी रेडी होकर बाहर आई तो उसने देखा नाश्ता रेडी था, पर उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसने नंदिनी से कहा, दीदी मैं आज कॉलेज नहीं जा रही हूँ, मेरे सर में हल्का दर्द है। तभी साहिल ने आते हुए कहा, तो हम भी नहीं जा रहे हैं, हम भी आपके साथ घर पर ही रहेंगे। उसके ये बोलने पर रागिनी उसे गोद में उठाते हुए कहा, यह तो और भी अच्छी बात है। ये बोलते हुए उसे हाल में ले आई। रुद्र भी तब तक रेडी होकर आ गया था। उसे देखकर लग रहा था वो आज खुश है। उसने साहिल और रागिनी दोनों को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आप दोनों को। दोनों ने उसे भी गुड मॉर्निंग विश किया। रुद्र सीधा डाइनिंग टेबल के पास आ गया। वहाँ नंदिनी नाश्ता लगवा रही थी। उसे देखते हुए रुद्र बोला, तो नाश्ते में क्या है? नंदिनी ने उसे देखते हुए कहा, ब्रेड बटर है, चाय है, पोहा है, और कुछ खाना है तो बता दे आप, हम बना देते हैं। रुद्र ने उससे बहुत प्यार से कहा, हलवा मिलेगा? नंदिनी उसकी बातों पर उसे देखते हुए बोली, जी नहीं, वो आपको अभी नहीं मिल सकता है क्योंकि घर में सूजी नहीं है और सूजी आने में वक्त लगेगा जिससे आपको लेट हो सकता है, इसलिए हलवा आपको हम रात में देंगे। अभी आप फ़िलहाल वो खाएं जो बना है। ये कहते हुए उसने उसके हाथ में चाय का कप दिया और खुद किचन में चली गई। रुद्र उसे देखकर मुस्कुराने लगा और चाय लेकर चेयर पर बैठ गया। नंदिनी अंदर से साहिल का मिल्क शेक लेकर आई। तब तक श्लोक भी वहाँ आ गया था। रागिनी साहिल को लेकर नाश्ते की टेबल के पास आ गई थी। दोनों बैठ के अपना नाश्ता कर रहे थे। श्लोक भी नाश्ता करने बैठ गया। तभी मोना अंदर आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये कहते हुए वो रुद्र के पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, गुड मॉर्निंग रुद्र। इधर साहिल उसे देखकर बोला, लो आ गई सुबह खराब करने आटे की दुकान। इनके पास इतना वक्त कैसे होता है, जब देखो यहीं आ जाती हैं। रुद्र ने मोना को देखकर कहा, तुम यहाँ? तो साहिल ने कहा, अरे चाचू कल के बर्थडे का केक देने आई होंगी मोना आंटी जी। क्यों मोना आंटी जी, सही कहा ना मैंने? मोना ने उसे देखकर कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें उसका इंतज़ार था साहिल, वरना मैं ले आती। इस पर साहिल ने अंदाज से कहा, इंतज़ार तो मोना आंटी हमें आपका भी नहीं होता है, जो आप ऐसे मुंह उठा के रोज़ सुबह बिना बुलाए आ जाती हैं, तो आपके केक का क्या करेंगे? उसके ये बोलते ही रागिनी ने तेज से कहा, वाह वाह क्या शेर था, कमाल का था। उसकी इस बात पर श्लोक और रुद्र दोनों ही मुंह नीचे करके हंस रहे थे। नंदिनी को भी हंसी आ रही थी, पर उसने कंट्रोल कर रखा था। मोना को देखकर उसने कहा, मोना जी बैठें, सबके साथ नाश्ता कर लें। उसके बोलने पर मोना रुद्र के बगल वाली चेयर पर बैठ गई। नंदिनी ने उसे भी चाय दे दिया। मोना रुद्र से कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र का फ़ोन बज उठा और वो बात करने लगा। तभी नंदिनी अंदर से पराठे ले आई। उसने सबको पराठा दिया। जब रुद्र को देने लगी तो रुद्र ने हाथ से मना कर दिया, पर नंदिनी ने उसकी प्लेट में रख दिया और उसे आंख दिखा के खाने को बोलकर चली गई। रुद्र भी फ़ोन पर बात करते हुए मुस्कुरा के खाने लगा। मोना ये सब देखकर आग बबूला हो रही थी। नंदिनी जब नाश्ता करने बैठी तो मोना ने उससे कहा, नंदिनी तुम करती क्या हो? मोना ने इस सवाल पर नंदिनी ने कहा, कुछ नहीं, बस गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं और रागिनी की देखभाल। ये सुनते ही मोना ने कहा, मतलब खर्चा बहुत मुश्किल से चलता होगा। वैसे अब तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि रुद्र से मुलाकात जो हो गई है। आखिर हर लड़की को एक अमीर इंसान के मिल जाने पर उसके खर्चे मैनेज करने में आसानी हो जाती है। उसकी बात पर श्लोक और रुद्र उसे गुस्से में देखने लगे। रागिनी ने इस पर कहा, हाँ जैसे आप पहले बाप के पैसों पर ऐश करना, फिर भाई के, और शादी के बाद पति के। खुद का कहने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ ऐश करें, वो भी आपका। कैसे हुए? वो भी तो किसी और से मिला है।
उसकी इस बात पर मोना ने गुस्से में कहा, ये सब मेरा है, तुम्हारी औकात भी नहीं होगी उतनी मेरी प्रॉपर्टी है। ये सुनकर रुद्र इस बार बोला, मोना आप अपने शब्दों को ठीक करें। आप मेरे घर में बैठी हैं और मैं अपने रिश्तेदारों की बेइज्जती ऐसे नहीं सह सकता। और एक बात, अगर औकात पैसों से तोली जाती है तो फिर नंदिनी और रागिनी की औकात तुमसे बहुत बड़ी है, इसलिए अब दोबारा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। रुद्र के ऐसे कहने से मोना वहाँ से उठ के गुस्से में बाहर चली गई। उसके जाने के बाद नंदिनी ने कहा, आप दोनों को इस तरह उनसे नहीं बोलना चाहिए था। वो कुछ बोले पर हम क्यों बुरे बने। उसकी इस बात पर रुद्र ने कहा, कभी कभी बुरा बनना पड़ता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बोलकर वो उठकर हॉल में चला आया और अपना बैग लेकर बाहर निकल आया। इस लोग भी उसके पीछे चला आया। शाम का वक्त, रुद्र का घर। नंदिनी रात के खाने का इंतजाम कर रही थी। उसने लक्ष्मी को सूजी लेने के लिए भेजा था और खुद किचन में काम कर रही थी। रागिनी कमरे में बुक पढ़ रही थी। साहिल बाहर गार्डन सुप्रिया के साथ खेल रहा था। तभी हॉल में गोली चलने की आवाज़ आई। नंदिनी और रागिनी जल्दी से हॉल में आए। देखा तो शेर सिंह वहाँ साहिल को पकड़ के बैठा था। नंदिनी ने देखकर कहा, शेर सिंह छोड़ो साहिल को, अगर उसे कुछ हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगी। उसके ये बोलने पर शेर सिंह ने कहा, अरे राजकुमारी इतना डरो मत, हम छोटे कुंवर साहब के साथ कुछ नहीं करेंगे, पर तब जब तुम दोनों बहनें हमारे साथ वापस चलने के लिए मानोगी। अब सोच लो, हमारे साथ चलना है या फिर इसकी मौत देखना है। ये कहते हुए उसने बंदूक साहिल के सर पर तान दी। शेर सिंह साहिल को पकड़े हुए नंदिनी को अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। नंदिनी ने उसे देखते हुए कहा, पहली बात शेर सिंह, हम इंदौर वापस नहीं जाएंगे, और दूसरी बात, सब कुछ हमने छोड़ दिया है तो अब क्यों हमें परेशान कर रहे हैं आप सब। और साहिल को छोड़ें वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शेर सिंह ने साहिल को अपने एक आदमी को देते हुए कहा, देखो राजकुमारी, तुम्हारी ज़रूरत है हमें। वो क्या है ना, तुम्हारे नाम जो रियासत है उसे तुम्हें हमारे नाम करना होगा, तब कहीं जाकर हमें वो मिल सकती है। तो इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। आप मना भी नहीं कर सकती हैं। हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस छोटे कुंवर सा को अपने साथ ले जाएंगे और आपकी चाची जी और वफादार आदमी जिसे आप काका कहती हैं उसकी बलि हम चढ़ा देंगे। अब सोच लें क्या करेंगी आप, वक्त बहुत कम है। अगर हमारे साथ चल के वहाँ की वसीयत पर साइन कर और राज हमें देकर आराम से वापस आकर यहाँ ज़िंदगी जियो, नहीं तो अपनी जिद में सब की जान गंवा दो। नंदिनी ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, हम चलने को रेडी हैं, पर साहिल को आप हमें दें। उसके ये बोलते ही शेर सिंह ने कहा, इतने बेवकूफ़ नहीं हैं हम राजकुमारी। छोटे कुंवर आपको तब मिलेंगे जब आप यहाँ वापस आने लगेंगी, इससे पहले ये हमारे पास रहेंगे। नंदिनी ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, अगर उसे कुछ हुआ तो देखना तुम। शेर सिंह बोला, जल्दी करें, हमें यहाँ से निकलना है। रागिनी और नंदिनी चुपचाप उसके साथ बाहर निकली, क्योंकि इस वक्त 3 जिंदगी का सवाल था। अगर नंदिनी और रागिनी कुछ भी करते तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता था, इसलिए दोनों ने उसकी बात मानना ही ठीक समझा। तभी नंदिनी की नज़र लक्ष्मी पर पड़ी, जो मार्केट से वापस आ रही थी। लक्ष्मी ने जब उसकी तरफ देखा तो नंदिनी ने उसे हाथ से इशारा करके वहाँ से हट जाने के लिए कहा। लक्ष्मी वहीं दीवार के पीछे छुप गई। नंदिनी उनके साथ बैठ के जीप में निकल गई। उसके जाते ही लक्ष्मी ने जल्दी से जाकर देखा, सारे गार्ड्स बेहोश पड़े थे। लक्ष्मी अंदर गई, उसने फ़ोन मिलाना चाहा तो वो सब डेड थे, सबकी तार निकाल दी गई थी। वो जल्दी से बाहर आई और एक रिक्शा लेकर के रुद्र के ऑफिस की तरफ निकल गई। दोपहर का वक्त, रुद्र का ऑफिस। रुद्र और श्लोक दोनों ही बैठे एक पार्टी से बात कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी। लक्ष्मी ऑफिस पहुंच के सीधा अंदर आई। उसने बाहर बैठी लड़की से पूछा, रुद्र मालिक कहाँ है? उसने उसे देखते हुए कहा, जी वो मीटिंग में है, आप बैठे, मीटिंग ख़त्म होते ही हम उन्हें बता देते हैं आपके बारे में। लक्ष्मी ने उस लड़की से कहा, देखिए हमारे पास वक्त नहीं है, हमारा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, आप प्लीज़ उनसे मिलवा दें। देखिए मैडम, हम ऐसे आपको नहीं भेज सकते हैं, सर ज़रूरी मीटिंग में है, वो फ्री होते हैं तो मैं आपकी बात कराती हूँ। उस लड़की को ये बोलने पर लक्ष्मी को गुस्सा आ गया। उसने उस लड़की से कुछ नहीं कहा और सीधा अंदर की तरफ भागी। सारे गार्ड्स उसे रोकने के लिए पीछे भाग रहे थे। लक्ष्मी ने अंदर जाकर श्लोक को देखा, जो किसी आदमी से बात कर रहा था। उसे देखकर लक्ष्मी ने तेज़ आवाज़ में कहा, श्लोक मालिक। उसकी आवाज़ सुनकर श्लोक ने उसकी तरफ देखा।
वो लक्ष्मी के पास आया और उसकी हालत देखकर उससे बोला, क्या हुआ लक्ष्मी, तुम इस तरह ऑफिस में, सब ठीक है ना? लक्ष्मी ने उससे कहा, मालिक, वो बाबा को और रागनी दीदी, नंदिनी दीदी को कोई अपने साथ ले गया। उनकी जान खतरे में है, आप प्लीज़ उन्हें बचा लें। ये सुनते ही श्लोक घबरा गया। उसने उससे कहा, कौन था, कौन ले गया उन तीनों को, और सारे आदमी क्या कर रहे थे जो कोई अंदर आकर ये सब कर गया? लक्ष्मी ने कहा, मैं बाहर गई थी, जब आई तो देखा उन तीनों को कोई अपने साथ जीप में बैठा के ले जा रहा था और सारे गार्ड्स बेहोश थे। मैंने फ़ोन करना चाहा पर फ़ोन के तार काट दिए गए थे। आप कुछ करें, तुम शांत रहो, हम देखते हैं, मैं रुद्र को लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। रुद्र बैठा अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। तभी श्लोक ने उससे कान में आकर सारी बात बताई। ये सुनते ही रुद्र ने क्लाइंट को देखते हुए कहा, सॉरी आप सबको, पर एक इमरजेंसी आ गई है, हमें जाना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया। श्लोक और लक्ष्मी के साथ वो घर के लिए निकला और उसने पुलिस वालों को भी शिमला के बाहर जाने वाले रास्तों पर आदमी लगवाने के लिए कहा। बिना चेकिंग के कोई भी शिमला से बाहर ना जाए, ये उसने बोल दिया था। रुद्र जब घर पहुंचा तो उसने लक्ष्मी से पूछा, कौन था वो, कुछ पता है? लक्ष्मी ने कहा, साहब वो बहुत हट्टा कट्टा आदमी था, सर पर पगड़ी थी और गाड़ियों पर लाल रंग के झंडे लगे थे। देख के लग रहा था कोई आम आदमी ना हो। ये सुनते ही रुद्र समझ गया कि ये कौन होगा। उसने उसे देखते हुए कहा, मतलब शेर सिंह था वो नंदिनी और रागिनी को लेकर गया। इस बार ये बचेगा नहीं, श्लोक पता करो क्या अपडेट है। उसके ये बोलने पर वो पता करने लगा। इधर शेर सिंह ने बहुत आसानी से सबको चकमा देकर जंगल के रास्ते से शिमला के बाहर आ गया था और इंदौर की तरफ बढ़ रहा था। साहिल अभी भी दूसरी गाड़ी में शेर सिंह के साथ था। शाम होने को आ गई थी। वो सब शिमला बहुत दूर इंदौर के पास पहुंच रहे थे। नंदिनी इधर सबको लेकर परेशान थी। दूसरी तरफ रुद्र का गुस्सा बढ़ रहा था। श्लोक ने उससे आकर कहा, रुद्र लगता है वो लोग शिमला के बाहर जाने में कामयाब हो गए। हमें भी वेट करना नहीं चाहिए, हमें उन सबको बचाने के लिए निकलना होगा। उसकी बात पर रुद्र ने उससे कहा, ठीक बोल रहा है, अपने आदमियों को तैयार होने के लिए बोलो और जो चाहिए ले लो, हम कुछ देर में यहाँ से निकल रहे हैं। ये बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद रुद्र पूरी तैयारी के साथ बाहर आया। श्लोक भी रेडी होकर आ गया था। रुद्र ने लक्ष्मी से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी दीदी को सही सलामत लेकर आएंगे। ये बोलकर वो बाहर निकल आया। दोनों गाड़ी में बैठ के अपने आदमियों के साथ इंदौर के लिए निकल गए। 12 बजे रात का वक्त, इंदौर रियासत। आज 7 साल बाद रागिनी और नंदिनी दोनों ही अपने महल वापस आए थे। महल में जगमगाहट थी पर वो रौनक नहीं जो 7 साल पहले रहती थी। जब वो दोनों जीप से उतर के खड़ी हुई तो वीर अंदर से आते हुए बोला, स्वागत है इस रियासत की राजकुमारियों का और छोटे कुंवर का उनकी रियासत में। रागिनी ने उसे देखकर गुस्से में कहा, स्वागत मत करें, क्या पता इस स्वागत पर आपको बाद में पछताना पड़े। वैसे खुद ठीक ना रख सके पर महल को ठीक रखा, इस बात की खुशी है। इस पर नंदिनी ने वीर को देखते हुए कहा, इसमें इनका क्या श्रेय है रागिनी, ये काम तो यहाँ के लोग करते हैं, ये कौन सा खुद महल की देखभाल करते होंगे। इन्हें खुद की अय्यासियों से फुर्सत ही नहीं मिलती होगी, ये महल का क्या ख्याल रखेंगे। वीर ने उनकी बातों पर मुस्कुरा के कहा, अभी तक आप दोनों अपने भाई से नाराज हैं? अरे उन बातों को हुए 7 साल हो गया है, अब तो हम बदल गए हैं, अब आप दोनों भी नाराज़गी छोड़ दें। अच्छा आए, अंदर आए। ये बोलकर वो आगे आगे चलने लगा। नंदिनी और रागिनी शेर सिंह के साथ अंदर आए। साहिल काफ़ी डरा हुआ था। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो सब अंदर आए तो नंदिनी के जेहन में एक बार फिर वो सब छा गया जो कुछ इस महल में उसने देखा था। उसके कानों में चीखी हुई गोलियां की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। नंदिनी ने वीर से कहा, चाची जी और काका कहाँ हैं, हमें उनसे मिलना है। वीर ने अपने आदमियों को इशारा करके सुलोचना जी को और काका को लाने के लिए कहा। आदमी दोनों को लेकर आए तो सुलोचना ने नंदिनी को देखकर पास आए और भावुक होकर बोली, नंदिनी, रागिनी, मेरी बच्ची, क्यों आए आप दोनों यहाँ? नहीं आना चाहिए था आप दोनों को यहाँ पर। नंदिनी ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मत घबराएं आप चाची, हम आए हैं पर इस बार इतिहास खुद को दोहराएगा नहीं। इस बार कुछ और होगा जो सालों सबको याद रहेगा। अच्छा ये छोड़, आपको किसी से मिलवाते हैं।
ये बोलकर वो साहिल को अपने आगे करते हुए बोली, साहिल, इनको प्रणाम करो, यह आपकी नानी माँ है। साहिल ने सुलोचना को देखकर प्रणाम किया। सुलोचना ने हैरानी से नंदिनी और रागिनी को देखा तो रागिनी ने कहा, चाची जी, ये कालिंदी दीदी का बेटा है। ये हमें शिमला में मिला। कालिंदी दीदी की आखिरी निशानी आज भी जिंदा है। ये सुनते ही सुलोचना घुटने के बल बैठ के साहिल के चेहरे को प्यार से अपने हाथों में लेते हुए चूम लिया और उसे गले से लगा लिया। वीर ने यह सब देखते हुए कहा, अच्छा बहुत हुआ ये फैमिली ड्रामा, अब कुछ काम की बातें कर ले। तो नंदिनी दीदी, आपको 2 काम करना है। एक तो इन पेपर्स पर साइन कर दें, पर ये पेपर्स तब आप साइन कर सकती हैं जब आपकी शादी हो जाए, और तब ये सब आपके नाम हो जाएगा। और अभी इस वक्त अगर मैं आपको मार भी दूँ तो भी ये मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए आपको पहले शादी करनी होगी, तब ये सब आपका होगा, और फिर आप साइन करके ये सब मेरे नाम कर देना, और तब चाहना तो यहाँ से चली जाना, वरना अपने पति के साथ आराम से यहाँ रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ये बोलने पर नंदिनी ने गुस्से में कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है? आपने ये सोचा भी कैसे कि आप बोलेंगे और हम ये कर लेंगे? हम किसी से शादी नहीं करने वाले और ना कुछ आपके नाम होने देंगे। उसके इतना बोलते ही वीर ने इशारा किया और उसके आदमियों ने आकर रागिनी और बाकी सब की गर्दन पर तलवार रख दिया। साहिल ने ये देखकर डर गया। उसने नंदिनी को देखकर कहा, मासी। नंदिनी गुस्से में देखते हुए वीर से बोली, ये ठीक नहीं कर रहे हो वीर, मत भूलें कि वो आपकी माँ और यह आपकी सगी बहन का बेटा है। कम से कम अब तो खुद को ठीक करो, कितने पाप करोगे तुम? वीर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मुझे ये भाषण नहीं सुनना। अगर तुम तैयार नहीं होगी तो जानते हो क्या होगा, मैं दिखाता हूँ। ये बोलकर उसने एक आदमी को इशारा किया तो उसने काका की हल्के से उनके गले पर फेरा। तभी नंदिनी ने चिल्लाते हुए कहा, रुको। उसके ये बोलते ही वो आदमी रुक गया। काका के गले पर हल्का सा बस कट गया था। वीर ने कहा, ये ट्रेलर था, ऐसे ही मैं सब के सर को कटवा के तुम्हें पेश कर दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। शादी का मुहूर्त कल सुबह 9 बजे है। आपके लिए सब कुछ आपके कमरे में रखवा दिया गया है। वैसे जानना नहीं चाहेंगी दूल्हा कौन है? शेर सिंह। इनसे आपकी शादी हो रही है। अब जाएं और आराम करें, कल मिलते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। नंदिनी को उसके कमरे में ले जाएगा और बाकी सबको अपने कमरे में बंद कर दिया गया। इधर रुद्र सब के साथ इंदौर पहुंच रहा था। उसकी आंखों में तड़प के साथ गुस्सा भी था। दूसरी तरफ जब रागिनी को सुलोचना, काका और साहिल के साथ कमरे में बंद कर गए तो वो जल्दी से अपने जूते उतारने लगी। साहिल ने यह देखकर कहा, क्या हुआ मासी, पागल हो गई हो? अरे यहाँ हम फंसे हुए हैं और आप ये क्या कर रही हैं? रागिनी ने अपने जूते उतारे और उसमें कुछ खोजते हुए बोली, रुक छोटे माफिया, अभी बताती हूँ। ये कहते हुए उसने एक छोटा सा फ़ोन निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, ये रहा, मैं अपने पास इस वक्त के लिए इसे रखती हूँ। मुझे पता था कभी ना कभी ये तो होगा ही। अब जल्दी से फ़ोन करूँ और रुद्र जी को बताऊँ। ये बोलकर उसने फ़ोन मिला दिया। इधर गाड़ी में बैठे रुद्र का फ़ोन बजा तो उसने उठा के कहा, हेलो। रागिनी ने उससे कहा, रुद्र जी हम बोल रहे हैं। अब तक आपको पता चल गया होगा कि हम सबको शेर सिंह उठा लाया। रुद्र ने उससे कहा, हाँ, पर आप सब कैसे हैं? और साहिल, नंदिनी जी? अभी तक तो सब ठीक है, पर सुबह तक शायद ना रहे। ये कहते हुए उसने सारी बात उसे बता दिया। उसने रुद्र को बताया कि उसे कहाँ से आना है और कैसे वो बिना किसी की नज़रों में आए महल में आ सकता है। ये सब कहकर उसने फ़ोन रख दिया और उसे अपने पीछे छुपा लिया। साहिल ने उसे देखकर कहा, वाह मासी, बड़ी स्मार्ट हो आप तो, पर ये सोचे यहाँ से बाहर निकल के मासी को कैसे बचाएं। हमें कुछ भी नहीं करना है, सुबह का इंतज़ार करो और अपने चाचा के आने का, क्योंकि अब जब तक वो लोग नहीं आ जाते तब तक कुछ नहीं ठीक होगा। ये बोलकर वो शांति से सबके साथ बैठ गई। सुबह के 4 बजे नंदिनी का कमरा। नंदिनी बेबस और लाचार इस वक्त अपने कमरे में बैठी थी। उसके बिस्तर पर शादी का जोड़ा और गहने और चूड़ियाँ रखी हुई थी। तभी उसके कमरे की खिड़की खुली और कोई अंदर दाखिल हुआ। जब नंदिनी ने सर उठा के देखा तो रुद्र था। उसे देखकर नंदिनी उठ के भागती हुई उसके पास आई और उसके सीने से लग गई। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया। शायद नंदिनी को भी पता था कि रुद्र आएगा। रुद्र ने उसके सर सहलाते हुए कहा, हमें नहीं पता था शेरनी रोती भी है। उसके ये बोलने पर नंदिनी ने कहा, वीर ने फिर से एक बार वही सब। रुद्र ने उसे शांत करते हुए कहा,
इस बार ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, हम भरोसा रखें। आप बस इंतज़ार करें और जैसा जैसा हम कह रहे हैं वो करते जाएं, बाकी मैं और इस लोग संभाल लेंगे। नंदिनी ने उससे दूर होते हुए कहा, पर आपको अंदर आने का रास्ता और हमारे कमरे के बारे में किसने बताया? रुद्र ने उससे कहा, रागिनी ने हमें फ़ोन पर सब बता दिया है। हम और इस लोग सबको खोजने जा रहे हैं, क्योंकि रागिनी को भी पता नहीं है उन्हें किस कमरे में रखा गया है। काका जी ने बताया तो है, हम जाकर उन्हें महफूज करते हैं। तब तक जैसा हमने आपसे कहा है वो करें आप। ये बोलकर रुद्र जहाँ से आया था वहीं से चला गया। नंदिनी ने खिड़की से उसे जाते हुए देखकर एक स्माइल दे दी। उसने उसे जाते हुए देखकर कहा, सही कहा आपने रुद्र जी, इस बार वो नहीं होगा जो पहले हुआ था, और इस बार हम वीर को जिंदा छोड़ने की और भागने की गलती नहीं करेंगे। इस बार उसके पाप का घड़ा भर गया है और उसे उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। ये बोलकर उसने अपने आंसू साफ किए और जोड़े को उठा के देखने लगी। रुद्र और श्लोक भेष बदल के महल में रागिनी और बाकी सबको घूम के देख रहे थे, पर वो सब जहाँ थे वहाँ का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा था। सूरज निकल आया था, 8 बज गया था। श्लोक ने उससे कहा, रुद्र एक काम कर, तू जाकर उस शेर सिंह को देख और मैं जाकर अब की सबको देखता हूँ। ये बोलकर वो काका के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा और रुद्र सीधा शेर सिंह के पास गया। दूसरी तरफ शेर सिंह बहुत अच्छे से रेडी हो रहा था। इधर नंदिनी दुल्हन के जोड़े में सजी खड़ी थी। नंदिनी दुल्हन के जोड़े में सजी धजी खुद को आईने में खड़ी होकर देख रही थी। उसने खुद को देखते हुए कहा, आज जो भी हो जाए, पर वादा करते हैं पापा आपसे कि आपकी रियासत को एक राक्षस के हाथ में नहीं जाने देंगे। आज हमें अगर मरना पड़ा तो वो भी हम कर गुजरेंगे, पर वीर और शेर सिंह को ये रियासत नहीं लेने देंगे। ये कहते हुए उसने अपने आंसू पोंछे और कमरे में लगे अपने माता पिता की तस्वीर को देखने लगी। दूसरी तरफ शेर सिंह दूल्हा बना खड़ा था। वीर ने उसे देखकर कहा, चलोगे या खुद को ऐसे देखकर ही खुश हो? वहाँ मुहूर्त शुरू हो गया है, पंडित जी बुला रहे हैं, चलो नहीं तो सब हाथ से चला जाएगा। उसके ये बोलने पर शेर सिंह ने कहा, तुम चलो, हम बस अभी आ रहे हैं, ये सेहरा तो सजा लें, इसके बिना दूल्हे बने अच्छे नहीं लगेंगे, जल्दी आओ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। शेर सिंह ने एक आदमी से सेहरा सजाने के लिए कहा। वहाँ उस कमरे में उस वक्त सिर्फ शेर सिंह और वो आदमी था। उस आदमी ने सेहरा उठाया और शेर सिंह की तरफ बढ़ा। शेर सिंह इस वक्त खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसी आदमी ने उसके मुंह को पीछे से बंद किया और गले पर जोर से वार किया, जिससे शेर सिंह बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर गिर गया। उस आदमी ने आईने में देखते हुए कहा, सेहरे का पता नहीं, पर इस वक्त तू इस कमरे में रह, ये अच्छा होगा, क्योंकि रुद्र सिंघानिया को बेकार के लोगों को मुंह लगाना पसंद नहीं है। ये बोलकर रुद्र ने जल्दी से कपड़े चेंज किए और श्लोक को कॉल कर दिया। श्लोक ने फ़ोन उठाकर कहा, हाँ रुद्र, तेरा काम हुआ? रुद्र ने ज़मीन पर लेटे शेर सिंह को देखकर कहा, हाँ काम हो गया है। तुझे रागिनी बाकी सब मिले? यार बस पहुंच गया, तू नंदिनी के पास पहुंच। जब तक मैं सबको लेकर आदमियों के साथ वहां ना आऊं, तब तक जो जैसा हो रहा है होने देना, क्योंकि मुझे वक्त चाहिए। रुद्र ने उससे कहा, साले तेरे वक्त के चक्कर में अगर मेरी शादी हो गई तो क्या? सब ठीक होने के बाद सुहाग रात मना लेना और बेटा तेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, ये सोच, और उस मोना चुड़ैल से तेरी जान बच जाएगी। ये बोलकर वो हंसने लगा तो रुद्र ने खींच कर कहा, साले तू सामने होता तो तेरे दांत तोड़ देता। बड़ा मजाक सूझ रहा है तुझे यहाँ पर, जाकर सबको जल्दी लेकर आ, वरना अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो तू गया। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। रुद्र ने शेर सिंह को कमरे में छुपाया और खुद सेहरा पहन के बाहर आया। शेर सिंह के आदमी उसे शेर सिंह समझकर उसके पीछे चलने लगे। रुद्र जब हॉल में आया जहाँ पर मंडप सजा हुआ था तो वीर ने उसे देखकर कहा, चलो बैठो जल्दी से। रुद्र जाकर मंडप में बैठ गया। तभी नंदिनी दुल्हन बनी उसके सामने आई। रुद्र ने सेहरे में से जब उसे देखा तो उसकी नज़रें वहीं थम गई। उसने मन में कहा, तुझे पाने की ख्वाहिश इस दिल को कभी नहीं थी, पर अब देख के लगता है तुझे जमाने से छुपा के अपने दिल में रख लो और तुझे देखने का हक बस मेरा हो। नंदिनी आकर उसके पास बैठ गई। पंडित जी ने शादी की विधि शुरू की। नंदिनी चुपचाप बैठी थी। रुद्र ने नंदिनी को बताने के लिए जब उसका हाथ पकड़ा तो नंदिनी ने गुस्से में उसका हाथ हटा दिया। रुद्र ने धीरे से कहा, नंदिनी जी। उसकी आवाज़ सुनकर नंदिनी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। रुद्र ने उससे कहा, नॉर्मल रहें और जो चल रहा है उसे चलने दें,
क्योंकि इस लोक को अभी तक सब मिले नहीं हैं। वो सब को लेकर आए तो देखते ही नहीं। उसके बोलने पर नंदिनी शांत सी बैठी रही। इधर श्लोक रागिनी और बाकी सबको खोजते हुए वहां पहुंच गया था जहां उन सबको रखा गया था। श्लोक ने देखा दरवाजे के बाहर 4 लोग खड़े हैं। उसने दिमाग चलाया और अपनी बंदूक में साइलेंसर लगाकर दोनों गन को हाथ में लेकर खुद से बोला, बेटा वकील साहब, बचे तो इस वीर को छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से इतना बोलकर उसने उन लोगों पर अचानक गोली चला दी और निशाना इतना अच्छा कि एक बार में ही चारों फर्श पर मरे पड़े थे। उसने देखा दरवाजे पर ताला लगा था तो जल्दी से उसे तोड़ के दरवाज़ा खोल के अंदर गया तो रागिनी सबके साथ वहाँ बैठी उसका ही इंतज़ार कर रही थी। उसे देखकर वो उसके पास आ गई और कस के गले लग गई। श्लोक ने उसके ऐसे गले लगने पर खुशी से उसे बाहों में लेते हुए बोला, मुझे नहीं पता था तुम ऐसा कुछ करोगी, वरना बहुत पहले आ गया होता। रागिनी ने उससे दूर होकर कहा, ज़्यादा दिमाग मत खराब करो और जल्दी चलो, नहीं तो पता चला दीदी की शादी उस शेर सिंह से हो गई। वो इतना बोल ही पाई थी कि तभी महल के आदमी वहाँ आ गए। उन्हें देखकर साहिल ने कहा, मासी चाचू प्लीज़ आप दोनों ये सब छोड़ के उन्हें देखें। उसके बोलने पर जब उन दोनों के साथ सबने सामने देखा तो बहुत से लोग खड़े थे। रागिनी ने सुलोचना और काका को देखकर इशारा किया और तीनों ने दीवार पर लगी तलवार निकाल के हाथ में कस के पकड़ लिया। श्लोक ने अपनी बंदूक को पकड़ा और रागिनी को देखकर सिर हिला के आगे बढ़ने का इशारा किया। जब सारे आदमियों ने उन पर वार किया तो सब ने साहिल को प्रोटेक्ट करते हुए उन्हें मारने लगे। दूसरी तरफ रुद्र और नंदिनी के फेरे हो रहे थे। अब दोनों को घबराहट हो रही थी कि उधर श्लोक और बाकी सब लड़ते हुए हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी वीर से किसी ने कहा कि महल में कोई घुस गया है जिसने रागिनी और बाकी सबको निकाल लिया है और बाहर के भी काफ़ी आदमी बेहोश पड़े हैं। ये सुनते ही वीर ने पंडित से कहा, पंडित जी जल्दी करें, फेरे हो गए ना, चलिए सिंदूर डलवाकर मंगलसूत्र पहनाएं, मेरे पास वक्त नहीं है। उसके ये बोलने पर पंडित जी ने फेरे होने पर रुद्र के सामने सिंदूर और मंगलसूत्र की थाल रख दी। रुद्र ने एक बार थाल को देखा और एक बार नंदिनी को, पर इस वक्त वो कुछ और भी कर नहीं सकता था। उसने हाथ बढ़ा के सिंदूर उठा लिया। इधर कमरे में बेहोश शेर सिंह को होश आ गया था। खुद को फर्श पर लेटा देखकर वो सर पकड़ के उठा और सब याद कर जल्दी से बाहर निकला। उसे देखकर उसके एक आदमी ने कहा, सरकार आप यहाँ, तब मंडप में कौन है? उसके ये बोलते ही शेर सिंह हॉल की तरफ भागा। इधर रागिनी, श्लोक, सुलोचना और काका सबको मारते हुए साहिल को लेकर अपने आदमी के साथ हॉल तक आ गए थे। तभी शेर सिंह वहाँ पहुँचा। उसने तेज आवाज़ में कहा, रुको इस शादी को। सब ने उसकी तरफ देखा पर जब तक वो आता तब तक रुद्र और नंदिनी की शादी हो गई थी। वीर ने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ हो तो ये कौन है? उसके ये बोलने पर रुद्र ने उठते हुए सेहरा हटाया और उसे देखते हुए बोला, तेरा बाप रुद्र सिंघानिया। ये बोलकर वो वीर को देखने लगा। वीर ने अपने आदमी से तलवार लेकर जैसे ही आगे बढ़ने लगा वैसे ही नंदिनी ने बगल में खड़े आदमी को मार के तलवार अपने हाथ में लेकर सबके सामने करते हुए कहा, वहीं खड़े हो जाएं आप सब, अगर अपनी मौत नहीं चाहते हैं। और वीर आप भूल रहे हैं, इस वक्त मैं इस रियासत की राजकुमारी नहीं रानी हूँ। वसीयत के मुताबिक मेरी शादी होते ही मैं इस रियासत की राजकुमारी से रानी बन जाऊँगी और मेरी शादी हो चुकी है, तो अब ये रियासत तुम्हारी नहीं हमारी है। तो आप सबकी वफादारी एक बहसी दरिंदे के लिए ना होकर अपनी रानी के लिए होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो माफ़ करें, हमें आप सबको मारना होगा। वीर ने उसे देखते हुए कहा, नंदिनी दीदी मत भूलें कि इस वक्त महल हमारे कब्जे में है और आप सब बाहर नहीं जा सकते। वो ये बोल ही रहा था कि रागिनी और श्लोक उन सबके पास आ गए। उन्हें देखकर रुद्र ने गले से जयमाला को निकाल के दूर रखते हुए कहा, गलत, महल तुम्हारे कब्जे में था पर अब तो मेरे आदमियों के कब्जे में है और इस वक्त तुम्हारे आदमी यहाँ हैं, ले आओ सबको। उसके ये कहते ही रुद्र के आदमी वीर के सारे आदमियों को अपने साथ लेकर आए। उन्हें देखकर वीर गुस्से में आ गया और शेर सिंह भी। शेर सिंह ने बगल में खड़े आदमी से गन ली और रुद्र को देखते हुए बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे सपने को तोड़ा है। ये कहते हुए उसने रुद्र पर गोली चला दी पर नंदिनी उसे लेकर दूसरी तरफ कूद गई। नंदिनी और रुद्र ने सामने रखी थाल को उठा के शेर सिंह की तरफ फेंका और खड़े हो गए। वीर ने अपने आदमियों से कहा, मारो इन्हें, मुझे कोई भी जिंदा नहीं चाहिए। उसके ये बोलते ही उसके आदमी जो कैद नहीं थे उन सब ने रुद्र और नंदिनी पर वार किया
पर वो दोनों उनसे बचते हुए वहाँ से किसी तरह भाग के दूसरी तरफ आए। ये देखकर रागिनी ने नंदिनी से कहा, दीदी ये लो। ये बोलकर उसने अपनी तलवार उसकी तरफ फेंक दी। नंदिनी ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और दूसरी तरफ श्लोक ने अपनी गन रुद्र को दिया। रुद्र ने उसे लोड कर लिया और बाहर निकल के सब पर शूट करने लगा। नंदिनी एक तरफ अपने दुश्मनों से लड़ रही थी। सुलोचना को साहिल को देखकर रागिनी और श्लोक भी नंदिनी और रुद्र की मदद करने चले गए। इस वक्त महल का हाल जंग का मैदान बन गया था। वीर शेर सिंह खड़े अभी बस ये सब देख रहे थे। वीर ने देखा अब शायद ये सब ना संभल पाए तो वो साहिल की तरफ बढ़ने लगा। रागिनी ने ये देखकर रुद्र से कहा, रुद्र जी वीर। रुद्र ने देखा वीर साहिल के पास जा रहा है तो उधर जाने लगा, पर शेर सिंह ने उसे बीच में रोक लिया। सुलोचना साहिल को लेकर वीर से दूर भाग रही थी। तभी वीर ने सुलोचना पर गोली चला दी, जो जाकर सुलोचना की पीठ पर लगी और वो साहिल को सीने से लगाई वहीं फर्श पर बैठ गई। वीर ने दूसरी गोली भी उस पर चला दी, पर शायद वो गोली सुलोचना के लिए नहीं थी। वीर साहिल को मारना चाहता था, पर सुलोचना ने साहिल की जान बचाने के लिए खुद पर वो गोली ले ली थी। ये देखकर रागिनी के मुंह से तेज से चीख निकली, चाची जी। नंदिनी ये देखकर स्तब्ध हो गई थी। रुद्र अभी तक शेर सिंह से लड़ रहा था, काका दूसरी तरफ लड़ रहे थे और श्लोक भी दुश्मनों से घिरा हुआ था। सुलोचना साहिल को दर्द भरी नज़रों से देख रही थी और एक वक्त बाद उसका बेजान शरीर जमीन पर ढह गया। वीर हंसते हुए साहिल की तरफ बढ़ रहा था। साहिल डरा सहमा सा वहाँ खड़ा था। वीर साहिल से 2 कदम की दूरी पर खड़ा था और उसे देखकर बोला, अब तेरी बारी है। ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ता उससे पहले ही एक त्रिशूल आकर उसके और साहिल के बीच गिरा। उसने जब देखा तो नंदिनी आंखों में क्रोध लिए साहिल के पीछे खड़ी थी। उसे देखकर साहिल उसके पास आ गया। नंदिनी ने उसे उठा के काका को दिया और वीर की तरफ बढ़ती हुई बोली, बस वीर बस, आज तुम्हारे पापों का घड़ा भरा है। इस धरती पर भगवान के बाद माँ को पूजा जाता है और तूने आज अपनी दरिंदगी में उसकी भी लाज नहीं रखी और उस पर भी गोली चला दी। बच्चे को तो शैतान भी कुछ नहीं करता, पर तू एक बच्चे को मारने आ गया। अब मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे मैं तुम्हें माफ़ करूं, इसलिए अब हर इंसान के साथ हुए जाति का हिसाब तुम्हें देना है। ये बोलकर उसने त्रिशूल निकाला और उसे उससे मारने लगी। एक तरफ रुद्र सिंह शेर सिंह से लड़ रहा था। शेर सिंह की हालत बुरी हो गई थी। रुद्र ने फर्श पर तलवार उठाई और उसे देखते हुए बोला, तूने मेरे भाई भाभी को पीछे से मारा था, पर मैं तेरी तरह बुज़दिल नहीं हूँ। मैं कभी किसी की पीठ पर वार नहीं करता हूँ तो सीने पर। ये बोलकर उसने तलवार उसके सीने पर उतार दिया और वापस निकालते हुए कहा, ये मेरी भाभी माँ के लिए जिसे तूने मुझसे मेरे साहिल से छीना। उसने वापस उसे मारते हुए, ये मेरे पिता जैसे भाई के लिए जिसे छीन कर तूने मुझे और साहिल को अनाथ किया। शेर सिंह मर चुका था और रुद्र का बदला भी खत्म हो चुका था। इधर नंदिनी वीर से लड़ रही थी। पूरे हॉल में हर तरफ खून था। श्लोक के आदमियों ने भी सभी लोगों को पकड़ लिया था। रागिनी साहिल के पास आकर उसे अपनी गोद में लेकर खड़ी हो गई थी। श्लोक भी उसके पास खड़ा था। रुद्र खड़ा नंदिनी के गुस्से को देख रहा था। नंदिनी ने वीर को मारते हुए कहा, याद करो वीर, तुमने उस बहन को मार डाला जिसने तुम्हें एक बेटे की तरह अपनी गोद में खिलाया था। क्या गलती थी उनकी, क्यों मारा उन्हें? याद है कीर्ति, जिसके बाप को माँ को आपने मरवा डाला था, उसकी इज्जत लूट ली थी। क्या गलती थी उसके, बताओ आप, क्या किया था उसने? क्यों आपने माँ पापा को मारा? उन्होंने आपको हमेशा प्यार दिया और बदले में आपने क्या दिया? मौत। क्यों? सिवाय क्या गलती थी उसकी? छोटा भाई था वो आपका, बच्चे की तरह था वो आपके लिए। उसने कभी भी आपसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ प्यार किया, तो उसे क्यों मारा? एक माँ जिसने आपको जन्म दिया, जिसके सामने भगवान नतमस्तक हो जाता है, उसे तक आपने मार डाला। क्यों? बस वीर, अब आपको जिंदा छोड़ देना ये उन सब के साथ नाइंसाफ़ी होगी जिसके मौत की जिम्मेदार तुम हो। इसलिए आज हम तुम्हें मारने में अफसोस नहीं करेंगे। उस वक्त सुलोचना चाची ने तुम्हें बचा लिया था, पर इस बार नहीं। ये कहते हुए वो उसे मारते जा रही थी और मारते हुए महल से बाहर लेकर आई। मौसम ने अपने रूप को बदल लिया था। वीर की आंखों में अब खौफ दिखाई दे रहा था। उसने नंदिनी को देखते हुए कहा, दीदी आप अपने भाई को मारेंगी? नंदिनी ने गुस्से में उसे देखकर कहा, कौन सा भाई वीर? वो जिसने किसी रिश्ते को नहीं माना, जिसने हर रिश्ते की अर्थी सजा दी,
वो इंसान भाई नहीं कहलाता। जो अपनी बहन को एक राक्षस को सौंप दे वो भाई नहीं होता। आपने किसी रिश्ते को नहीं समझा। अपने पागलपन में आपने सब खत्म किया, इसलिए आज मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये बोलकर उसने त्रिशूल उसके सीने में दे मारा। सब लोग बाहर खड़े ये देख रहे थे। रागिनी साहिल को अपनी गोद में लेकर खड़ी थी। साहिल ये देखकर रागिनी के सीने में मुंह छिपा लिया और उसे कस के पकड़ लिया। इस वक्त पूरी रियासत वीर के अंत को देखने आ गई थी। उन सब की आंखों में गुस्सा था जिनके साथ वीर ने हैवानियत की हदें पार कर दी थी। नंदिनी वीर पर वार किए उसे मारे जा रही थी। रुद्र ने देखा वीर मर चुका है, पर नंदिनी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, तो उसने आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ लिया जो वीर के खून से लथपथ था। नंदिनी का लहंगा इस वक्त खून से लाल हो चुका था। रुद्र के हाथ पकड़ते ही नंदिनी ने उसकी तरफ देखा तो रुद्र ने उसके हाथों से त्रिशूल लेकर दूर फेंक दिया और उसे अपने सीने से लगा के शांत करने लगा। तभी बारिश हो गई। दोनों ही बारिश में भीग रहे थे। नंदिनी रोते हुए उसके सीने से लगी खड़ी थी। रुद्र उसे अंदर लेकर आया और काका से बोला, महल को पहले जैसे कर दें और सुलोचना जी के अंतिम संस्कार की तैयारी करें। रागिनी इन्हें ले जाएं और शांत करा के कपड़े बदल दें, बाकी हम देखते हैं। रुद्र के कहने पर रागिनी नंदिनी को लेकर चली गई। एक हफ्ते बाद राजमहल सब वापस से ठीक हो गया था। नंदिनी का राज्याभिषेक होकर उसे गद्दी पर बैठाया जा चुका था। सबकी नज़रों में रुद्र नंदिनी का पति था, पर नंदिनी ने उस रिश्ते को नहीं माना था। लेकिन अपनी रियासत के लिए और वसीयत के मुताबिक उसे उस रिश्ते में रहना था, इसलिए उसने सिंदूर और मंगलसूत्र अपने से दूर नहीं किया था। एक हफ्ते से रुद्र और श्लोक यहीं थे। उन्होंने सब पहले जैसा करने में नंदिनी और रागिनी की बहुत मदद की थी। आज श्लोक और रुद्र दोनों ही साहिल के साथ वापस शिमला के लिए निकल रहे थे। नंदिनी ने उनके साथ ले जाने के लिए सभी सामान तैयार कर दिए थे। उसे रागिनी के कपड़े भी पैक कर दिए थे क्योंकि उसके एग्ज़ाम थे तो उसे भी जाना था। रुद्र और श्लोक नाश्ता कर रहे थे, तभी नंदिनी वहाँ आई। श्लोक ने उसे देखकर कहा, गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग श्लोक जी, आप सबकी तैयारी हो गई है। ये कहते हुए वो साहिल के बगल में रखी चेयर पर बैठ गई। श्लोक ने खाते हुए कहा, हाँ हो गई है। आप सबके साथ रागिनी भी जा रही है। उसके एग्ज़ाम है तो उसे देने के बाद वो वापस आ जाएगी। तब तक आप सब प्लीज़ उसका ख्याल रखना। नंदिनी की बात सुनकर श्लोक के चेहरे पर तो जैसी बड़ी सी स्माइल आ गई थी। साहिल ने उससे कहा, मतलब मासी हमारे साथ रहेंगी? वाह, चलो मुझे इन सब के साथ अकेले नहीं रहना होगा, मुझे मासी का साथ मिलेगा। नंदिनी उसे देखकर बोली, जी साथ रहेंगी, पर आपको भी अपने एग्ज़ाम अच्छे से देना। तब आप मासी एक साथ यहीं आ जाना, हम न्यू ईयर यहीं सेलिब्रेट करेंगे। उसकी बात पर साहिल खुशी से मान गया। सब जाने के लिए रेडी थे। रुद्र नंदिनी के कमरे में आया और उससे बोला, नंदिनी जी। नंदिनी जो रागिनी का सामान नौकरों को दे रही थी उसकी तरफ मुड़ के बोली, जी ये वसीयत के पेपर कल आ गए थे, इन्हें रख लें। ये बोलकर रुद्र ने फाइल नंदिनी को दे दिया। नंदिनी ने लेते हुए कहा, शुक्रिया। ये बोलकर उसने पेपर अलमारी में रख दिया और रुद्र की तरफ मुड़ी। रुद्र उसके पास आकर उसके चेहरे पर आ रहे लट को उसके कानों के पीछे करते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। ये मत समझना कि मैं दूर हूँ, मुझे आपके पास आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे तो आप बहुत बहादुर हैं, मेरी ज़रूरत ही न पड़े, पर फिर कोई बात हो तो शेयर कर सकती हैं। नंदिनी ने उसके पास आने पर सहमते हुए कहा, जी। रुद्र उसे एक नज़र भर के देखकर उसके कमरे से उसके साथ बाहर निकला। दोनों साथ चलते हुए हाल में आए। रुद्र नंदिनी से दूर नहीं जाना चाहता और नंदिनी के दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। रुद्र बाहर आया और नंदिनी को देखकर गाड़ी में बैठ गया। रागिनी नंदिनी के गले लगी और उसे अपना ख्याल रखने को कहकर सबके साथ शिमला के लिए निकल गई। नंदिनी अब काका और नौकरों के साथ इस महल में अकेली रह गई थी। नंदिनी सबके जाने के बाद महल में आ गई। काका ने उससे कहा, बिटिया आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं, चल के मिल लें। उसके कहने पर नंदिनी ने उनसे कहा, काका आप चलें उनके पास, हम अभी बस कुछ देर में आते हैं। उसकी बात सुनकर काका चले गए। नंदिनी अपने कमरे में आकर कुछ देखने लगी और फिर एक फाइल लेकर वहाँ आ गई जहाँ पर काका कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे। उसे आते हुए देखकर सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। नंदिनी ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बैठ जाएं आप सब लोग। उसके बोलने पर सब बैठ गए तो काका ने कहा, रानी साहिबा ये आपसे कुछ बात करने आए हैं। नंदिनी ने कहा, जी कहें, क्या बात करना है आप सबको।
उसके ये कहते ही एक आदमी उठा और उससे बोला, रानी साहिबा, इतने साल से इस गद्दी पर हमेशा मर्द बैठते आए हैं और हम सब ने उसका सम्मान किया। पहली बार एक औरत इस कुर्सी को संभाल रही है। सबका यही कहना है कि कैसे सब उसके साथ काम कर पाएंगे। वैसे भी स्त्रियां बहुत नाजुक होती हैं, वो कहाँ ये सब संभाल पाएंगी। नंदिनी ने उसकी बात पर शांति से कहा, स्त्रियों की बात कर रहे हैं तो ये मत भूलें कि उसकी स्त्री के बिना ये ब्रह्मांड नहीं चल सकता। और रही बात कमजोरी की तो वो वक्त आने पर पता चल जाएगा। और कुर्सी ने तो मुझ जैसे कभी ये बात नहीं कहा कि मैं एक औरत हूँ और मुझे इस पर बैठने का हक नहीं है। और आप सबको काम रियासत के मालिक के साथ करना है। फ़र्क क्या पड़ता है कि वो औरत है या मर्द। और अगर फ़र्क पड़ता है तो आप सब हमारे साथ काम मत करें। जिन्हें भी मेरे साथ काम करने पर प्रॉब्लम है वो इसी वक्त हाथ खड़ा कर ले। नंदिनी के इतना बोलने पर उस आदमी ने कहा, हाँ बताओ आप सब लोग कि आप सबको एक औरत को मालकिन के रूप में देखना मंजूर नहीं है। उसके ये बोलने पर काफ़ी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। नंदिनी ने सबको देखकर कहा, तो आप सब हमारे साथ काम नहीं करना चाहते हैं और ना आप सब मुझे रानी मानते हैं। सब ने एक साथ कहा, जी। नंदिनी ने काका की तरफ देखकर कहा, काका सबको आज से ही बोल दें इंदौर रियासत से अपने सारे बिजनेस हटा दें, चाहे तो कहीं और लेकर के जाएं। और इन सब में जो काम नहीं कर रहा है, साथ में जो रियासत के साथ वफादार नहीं है, उसे यहाँ बिजनेस करना या यहाँ से कोई भी कारोबार के लिए अपनी गाड़ियाँ ले जाना मना है। चाहे तो ये लोग कहीं और देख लें। उसके ये बोलते ही उस आदमी ने कहा, ये तो सरासर अन्याय है रानी साहिबा, आप ऐसे कैसे। नंदिनी ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, ठाकुर साहब आपने ही मुझे मजबूर किया कि मैं ऐसे फैसले करूं। और वैसे भी जहां तक मैं जानती हूं काका, हमें इनकी नहीं, इन्हें हमारी ज़रूरत है। इसलिए अब आप चाहें तो इन सबको भड़का सकते हैं। मैं भी वही करूंगी जो एक रानी को करना होता है। और इनका साथ देने वाले को भी मैंने बता दिया है। अपना फैसला तो सोच लें, क्या चाहते हैं आप सब। उनके ये बोलने पर सब आपस में बातें करने लगे और बात कर उसे बोले, हमें आप रानी के रूप में मंजूर है। हम तो ठाकुर साहब की बातों में आ गए थे, माफ़ करें रानी साहिबा। नंदिनी ने ठाकुर को देखकर मुस्कुरा दिया। सब उससे आज्ञा लेकर वहाँ से चले गए। ठाकुर ने सबके जाने के बाद कहा, मैं तुझ जैसी 2 टके की लड़की को रानी नहीं मानता और ये जो किया है बहुत गलत किया है। जो खेल तू खेल रही है वो मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ। तू अभी गद्दी पर बैठी है लेकिन मैं 20 साल से गद्दी संभाल रहा हूँ। मत भूल इस राजतंत्र में तू आज आई है पर मैं बरसों से हूँ। नंदिनी ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, आप भूल रहे हैं ठाकुर साहब कि मैं पैदा होते ही इस राजतंत्र का हिस्सा बन चुकी थी। मेरी परवरिश इसी माहौल में हुई है। हाँ, गद्दी हमने भले अभी कुछ वक्त पहले संभाला हो, लेकिन शतरंज खेलने में हम भी कुछ कम नहीं हैं। बाकी आप तो हैं ही हैं इतने तजुर्बे वाले, तो अगर कहीं हम कमज़ोर हुए तो आप से सीख लेंगे। उसके ये बोलने पर ठाकुर उसे घूर के देखते हुए चला गया। उसके जाने के बाद काका ने उससे कहा, बिटिया इस आदमी से पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, यह आपके वीर भाई की तरह ही है। अगर नहीं माने तो हश्र भी वही होगा जो वीर भाई का हुआ। ये बोलकर वो काका को देखने लगी। इधर रुद्र सब के साथ शिमला पहुंच गया था। उसकी फ्लाइट टाइम पर थी। वो लोग शाम तक आ गए थे। घर आकर रुद्र अपने कमरे में चला गया। रागिनी अपने रूम में चली गई। श्लोक तो अलग ही दुनिया में था क्योंकि रागिनी उसके साथ आई थी, जो उसकी खुशी की बात थी। साहिल ने उससे कहा, चाचू चले कमरे में या यहाँ खड़े होकर मासी को जाते हुए देखना है। श्लोक ने कहा, हाँ चलो, मैं क्यों तेरी मासी को देखूंगा, मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या। ये बोलकर वो उसे लेकर रूम में आ गया। रुद्र रूम में आकर नंदिनी को कॉल करने लगा। नंदिनी का फ़ोन बज रहा था पर उसने उठाया नहीं। रुद्र को लगा बिजी होगी, इसलिए उसने फ़ोन रखा और चेंज करने चला गया। जब वो चेंज करके आया तो उसने देखा नंदिनी की मिस कॉल थी। जब उसने किया तो बिजी बता रहा था। वो फ़ोन लेकर बाहर निकल आया। रागिनी चेंज करके किचन में आ गई थी। रुद्र ने देखा रागिनी किसी से फ़ोन पर बात करते हुए चाय बना रही है। वो उसके पास आया और उससे बोला, नंदिनी जी है। रागिनी ने उससे सर हिला के हाँ कह दिया। रुद्र उससे बोला, मुझे बात करना था, मैं कर सकता हूँ। रागिनी ने उसे फ़ोन देते हुए कहा, आपका पूरा राइट है उनसे बात करने का। आखिर आप राजा साहब हैं और उनके पति हैं। लीजिए जीजू बात करें, हम तब तक चाय बना के लाते हैं। रुद्र ने एक स्माइल के साथ फ़ोन लिया और लेकर हॉल में आ गया। अब अक्सर रागिनी रुद्र को यही सब बोलकर परेशान करती थी, पर रुद्र
उसे कुछ नहीं कहता था। आखिर रागिनी थी तो उसकी इकलौती साली। रुद्र फ़ोन लेकर के नंदिनी से बोला, कहाँ थी आप, मैंने कॉल किया था। नंदिनी ने उससे कहा, वो हम किसी काम में व्यस्त थे, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं तो बस इसलिए फ़ोन कर रहा था कि बता सकूं यहाँ सब सही से पहुँच गए हैं। वहाँ सब ठीक है ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, मैं आ जाता हूँ। रुद्र ये कहते हुए सोफे पर बैठ गया। नंदिनी ने कहा, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। इतनी प्रॉब्लम देखी है मैंने रुद्र जी अपनी लाइफ में कि अब उनसे डर नहीं लगता। वैसे वहाँ सब ठीक है ना? दाई माँ आई क्या वापस? नहीं, अभी तो नहीं आई हैं। मैं उन्हें ही फ़ोन करके पूछने जा रहा था कि कब तक आ रही हैं। रुद्र नंदिनी से बात कर ही रहा था कि वहाँ पर श्लोक और साहिल भी आ गए। रागिनी सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आ गई। रुद्र ने बात करके फ़ोन वापस से रागिनी को दे दिया था। सब बैठे चाय नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी साहिल ने सामने देखते हुए कहा, लो मासी, मुसीबत आ गई। आए हमें एक दिन पूरा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही ये आ गई। रागिनी ने सामने देखा तो मोना अंदर ही बढ़ी चली आ रही थी। उसने अंदर आकर कहा, रुद्र कहाँ चले गए थे बिना बताए? मैं तो डर गई थी। ऐसे बिना बताए, बिना खबर किए सबके साथ तुम कहाँ चले गए थे? साहिल ने कहा, मासी के यहाँ गए थे। पर मैं तो नंदिनी के घर गई थी, वहाँ तो आप सब नहीं थे। मोना ये बोलते हुए रुद्र के पास में बैठ गई। साहिल उससे बोला, अरे मासी का घर यहाँ नहीं, इंदौर में है। वहाँ की क्वीन है। वहाँ उनका आपसे भी बड़ा महल है। हमें तो वहाँ बहुत मज़ा आया। हमने तो मासी की शादी भी एंजॉय किया। वैसे मिस तो हम आपको भी बहुत कर रहे थे, पर फिर हमें दाई माँ की बात याद आई कि अच्छे वक्त में बुरे लोगों की याद नहीं करते हैं, वरना नज़र लग जाती है। इसलिए हमने आपको याद करना बंद कर दिया। मोना को साहिल की बातों से गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर नंदिनी की शादी की बात सुनकर उसे खुशी तो बहुत हुई थी। उसने मुस्कुरा के कहा, नंदिनी की शादी हो गई है? पर किससे? वैसे होगा, मुझे क्या लेना देना। रागिनी और श्लोक दोनों ही मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मोना की नज़र जब रुद्र के हाथ में पहने कड़े पर गई तो उसने उससे कहा, वाओ रुद्र, नाइस, कड़ा कहाँ से लिया? रुद्र कुछ बोलता उससे पहले श्लोक ने कहा, लिया नहीं है, शादी में मिला है। मोना ने कहा, अच्छा, नंदिनी की शादी में गिफ्ट मिला होगा। चलो अच्छा है, नंदिनी की शादी हो गई और वो चली गई यहाँ से। रागिनी ने कहा, हाँ शादी तो हो गई, पर गई नहीं है यहाँ से, बल्कि अब तो ये घर उनका हो गया है। ये सुनते ही मोना ने उसकी तरफ देखकर कहा, मतलब? मैं समझी नहीं, क्या बोलना चाह रही हो तुम? एक मिनट, मैं आती हूँ। ये बोलकर रागिनी किचन में गई और मिठाई लेकर आई। रागिनी ने मिठाई देते हुए मोना से कहा, मुंह मीठा करें मोना जी, दीदी की शादी की। और वो इतना ही बोल पाई थी कि रुद्र ने उसे रोक दिया और उससे बोला, और नंदिनी की खुशी जीवन के लिए। वैसे तुम किसी काम से यहाँ आई थी? नहीं, बस तुमसे मिले बहुत दिन हो गया था और फिक्र हो रही थी तुम्हारी, तो इसलिए आ गई। ये कहते हुए मोना रुद्र के हाथ में पहने कड़े को देखे जा रही थी। कुछ देर रहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद रागिनी ने उससे कहा, आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया उस मोना से कि आपकी और नंदिनी जी की शादी हो गई है? रुद्र ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बात सबसे पहले दाई माँ को पता चले। मैं नहीं चाहता मोना उन्हें फ़ोन करके कुछ भी उल्टा सीधा कहे, इसलिए मैं उनके आने पर उन्हें सब बता दूँ। उसके बाद जो होगा उनके कहने पर होगा। तब तक आप सब भी शांत रहें। उन सब का ये बात करना मोना ने बाहर खड़े होकर सुन लिया था। उसे नंदिनी और रुद्र की शादी की बात पता चलते ही शॉक लग गया था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। रुद्र के जाने पर जब रागिनी ने दरवाजे की तरफ देखा तो मोना की परछाई उसे दिख गई। उसने धीरे से श्लोक के कान में कहा, लो, जिसे रुद्र जी छुपा रहे थे उसे इस बिल्ली मौसी ने छुप के सुन लिया। ना जाने अब क्या तांडव करेगी ये बिल्ली मौसी। मोना वहाँ से गुस्से में चली गई थी। श्लोक ने उसके जाने के बाद कहा, रागिनी, ये लड़की बहुत पागल है। अगर इसने सुन लिया है तो पक्का है कि वो शांत नहीं बैठेगी, कुछ तो ज़रूर करेगी। अब रुद्र और अखिल के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। अरे रहने दो, वैसे भी ऐसे पागल बहन का पागल भाई ही होगा, देख लेंगे उसे। ये कहते हुए रागिनी सामने देख रही थी। सब पता चलने पर मोना ने जब रुद्र और नंदिनी की शादी की बात सुनी तो गुस्से में वहाँ से निकल के अपने घर आ गई। वहाँ उसका भाई घर पर आया हुआ था। उसने मोना को देखकर कहा, कहाँ से आ रही हो मोना?
और रुद्र का पता चला कहाँ है वो। मोना ने गुस्से में अपना बैग फेंका और वहाँ रखी सारी चीज़ें तोड़ने लगी। ये देखकर अखिल उसके पास जाते हुए बोला, ये सब क्या है मोना, ऐसी चीज़ें क्यों तोड़ रही हो, क्या हुआ है? मोना ने गुस्से में कहा, क्या हुआ जानना चाहते हो आप? क्या हुआ? रुद्र ने शादी कर ली है, उस नंदिनी से, उनसे शादी कर ली है। आपसे मैंने कहा था उससे मेरी शादी की बात करें, पर आप हर बात टालते गए। आज देखे उसने उस 2 टके की लड़की से शादी कर लिया और किसी को बताया भी नहीं। अब क्या करेंगे आप, बोले? अखिल ने उसे शांत करते हुए कहा, मोना शांत हो जाओ, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। आप खुद को चोट क्यों पहुंचा रही हैं? आप शांत रहें। आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप, और क्या कर लेंगे आप? उसने जाकर उस नंदिनी से शादी कर ली, आप देख पाए, कर पाए? कुछ नहीं। आप बस वक्त का इंतज़ार करते रहें और वो वहाँ किसी और से शादी करके आ गया। आप कुछ नहीं कर सके, अब मैं करूँगी। आप बैठें, पर मैं नहीं बैठूँगी। मैं उस नंदिनी को जान से मार डालूँगी, नहीं रहेगी जिंदा वो। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर ली। उसके ऐसे बर्ताव पर अखिल काफ़ी परेशान हो रहा था। उसे जल्द से जल्द कुछ करना था, नहीं तो मोना अपने गुस्से में सब बर्बाद कर देगी। इधर इंदौर में शाम के वक्त नंदिनी शाम की पूजा कर अपने पिता, माँ, चाची और चाचा की तस्वीर के आगे दिया जला के रखती। काका ने उससे कहा, बिटिया जो काम आपने कहा था वो हो गया, और कुछ है? नहीं काका। वैसे काका एक बात पूछे? ये कहती हुए नंदिनी उन्हें देखने लगी। काका ने कहा, हाँ बिटिया पूछो। नंदिनी बोली, चाचा जी की मौत कैसे हुई, और इसके बारे में हमें चाची जी ने कभी बताया क्यों नहीं? काका ने उससे कहा, क्या बताती हो बिटिया, उनके जाने का कोई भी दुख मालकिन को नहीं था, और जयचंद साहब को बस समझ लें उनके कर्मों की सज़ा मिली थी, और उन्हें भगवान ऐसी मौत किसी को ना दे। बहुत ही बुरी स्थिति मरे, डॉक्टर्स तक ने उन्हें हाथ नहीं लगाया। अब अपने अपने कर्म होते हैं बिटिया, और उनके मरने के बाद मालकिन ने कभी आंसू नहीं बहाया। पर बस एक अच्छी बात थी कि मौत के वक्त जयचंद साहब को उनकी गलती का एहसास हो गया था। इसी महल में आधी आधी रात को वो राजा साहब की तस्वीर के आगे लेट के माफ़ी मांगते थे, पर अब माफ़ी देने वाला कौन था? नंदिनी ने यह सब सुनकर कहा, अब तो वो चले गए काका, अब कैसा बैर, इसलिए अब कोई उन्हें कुछ ना कहे। ये कहते हुए वो आकर महल के बाहर बने बगीचे में बैठ गई। ठंडी थी, पर नंदिनी को अच्छा लग रहा था। वो वहीं बैठ गई और काका अंदर चले गए। अकेली महल में नंदिनी का दिल नहीं लग रहा था। रह सह कर बस काका से, जिससे नंदिनी थोड़ा बहुत बात करती थी। पूरा दिन काम देखने में निकल जाता था, पर रात में कोई होता ही नहीं था जिसके साथ बैठ के वो बात करे, इसलिए बगीचे में चली आती थी। नंदिनी बगीचे में बैठी थी, तभी एक नौकरानी फ़ोन लेकर आई और उससे बोली, रानी साहिबा आपके लिए फ़ोन है। नंदिनी को फ़ोन देकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद नंदिनी कहा, हेलो। उधर से साहिल ने कहा, मासी कैसी हो? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? किसी को तंग तो नहीं कर रहे ना आप? और कुछ खाया आपने? साहिल ने कहा, हाँ मासी ने मेरे लिए ग्रिल्ड सैंडविच बनाया था। हाँ उसमें थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया था, पर फिर मैंने और चाचू ने खा लिया। आप क्या कर रहे हो? नंदिनी बोली, हम आपको याद कर रहे थे, और देखो तभी आपका फ़ोन आ गया। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना? हाँ मासी, रागनी मासी मुझे भी पढ़ा रही हैं और ख़ुद भी पढ़ती हैं, लो चाचू से बात करो। ये बोलकर उसने फ़ोन श्लोक को दे दिया। श्लोक ने फ़ोन लेकर कहा, और रानी साहिबा भाभी जी कैसी हैं, सब ठीक है ना? नंदिनी ने उससे कहा, अब तो आप मुझे नंदिनी बुला सकते हो श्लोक जी, आप यहाँ नहीं जो सबके लिए आपको मुझे भाभी बोलना पड़े। श्लोक ने उससे कहा, अरे नहीं, हमारे लिए आप हमारी भाभी ही हैं। अब जब आप दोनों एक दूसरे को छोड़ देना तब देखेंगे, पर अभी तो आप मेरे यार की बीवी हैं और मेरी भाभी। वैसे आप दोनों का ठीक है, शादी हो गई, और हमें देखो अभी तक कुंवारा हूँ। इसमें रुद्र की किस्मत मुझसे ज़्यादा अच्छी निकली, वरना हम दोनों स्कूलिंग साथ किए, कॉलेज साथ किया, और बिजनेस भी एक साथ ही देखते हैं, पर शादी करना हुआ तो साले ने मेरे बारे में भी नहीं सोचा। पर कोई नहीं, अब किस्मत बुरी हो तो कोई क्या कर सकता है। नंदिनी उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, तो कहें तो आपके लिए खोज दें एक हमारी रियासत से, या आपने देख लिया है कोई? इस पर श्लोक खुश होते बोला, अरे ये तो आपने मेरे दिल की बात पूछ ली। वैसे आप कुछ करें तो शायद
मेरी बात भी बन जाए, और क्या पता मैं आपका बहनोई हो जाऊं। नंदिनी ने उसकी बात पर कहा, अच्छा जी, तो आपको रागनी पसंद है। वैसे चलो अच्छा है, कम से कम आपने बोला तो सही। हमें लग तो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, पर क्लियर नहीं था। अब हो गया। वैसे वो भी प्यार करती है आपसे? यही तो नहीं पता नंदिनी जी। एक तो जब देखो लड़ती रहती है, कभी प्यार से बात ही नहीं करती है, तो क्या समझूं मैं। उसकी इस बात पर नंदिनी ने कहा, तो उसे एहसास दिलाया आप। कहें उससे कि आप उससे प्यार करते हैं। जब तक उसके दिल में आपके लिए एहसास नहीं होगा, उसे आप उन एहसासों को समझाएंगे नहीं, तब तक क्या होगा। इसलिए पहले उसे समझाएं, तब हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज से शुरू होता है मिशन लव। और वहाँ सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर हो तो अपने इस देवर को बता देना। मैंने खुद नहीं आऊँगा, पर रुद्र को भेज दूँगा। वैसे आप अकेले वहाँ अच्छा तो नहीं लग रहा होगा। श्लोक ये कहते हुए बगीचे में चला आया था, जहाँ रुद्र पहले से बैठा था। श्लोक ने इस बार फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया था। नंदिनी को यह पता नहीं था। उसने कहा, हाँ है तो नहीं कोई, पर आप क्या करें, रागनी का और आप सबका जाना भी जरूरी था। श्लोक ने रुद्र को देखते हुए कहा, कहें तो रुद्र को भेज दें, कुछ दिन वो आपके साथ रह लेगा। तब तक रागनी के पेपर्स हो जाएंगे और आपको भी अकेला महसूस नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर नंदिनी ने जल्दी से कहा, नहीं जी, कोई ज़रूरत नहीं है उनको भेजने की। इससे अच्छी मैं अकेले ही हूँ। वैसे भी आकर करेंगे क्या? ज़्यादा से ज़्यादा अपना टैब लेकर कहीं किसी रूम में बैठ के 10 मिनट लेंगे, नहीं तो फाइल देखेंगे, और बचा कुचा तो मुझे चाय बनाना पड़ जाएगा। और तो और किस बात पर गुस्सा कब हो जाए पता ही नहीं चलता है। फिर इन्हें बच्चों की तरह समझाओ। इन सब से अच्छा है वो वहीं रहे, यहाँ मेरा और काम बढ़ जाएगा। नंदिनी को नहीं पता था कि रुद्र उसकी सारी बातें सुन रहा था। श्लोक नंदिनी की बात सुनकर बहुत ज़ोर से हंसने लगा। रुद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, तो वहीं पूरे महल में भूतनी बन के टहलते रहिए। मैं इतना परेशान करता हूँ ना, मैं आऊँगा ही नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से खिसियाते हुए चला गया। उसकी आवाज़ सुनकर नंदिनी की आंखें खुल गई हैरानी से। उसने श्लोक से कहा, आपने स्पीकर ऑन कर रखा था? बहुत गंदे हैं आप श्लोक जी, जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। श्लोक हंसते हुए अंदर आ गया। उधर रुद्र रूम में खींचकर अपनी फाइल देख रहा था। तभी श्लोक हंसते हुए अंदर आया और उससे बोला, वाह, क्या इमेज बना रखी है आपने भाभी की नज़रों में। बताओ, उसे भी पता है तू खड़ूस है, अपनी फाइल मीटिंग के अलावा कुछ नहीं देखता है, वो भी तुझसे दूर रहना चाहती है। ये कहते हुए वो बिस्तर पर लेट गया। रुद्र ने फाइल छोड़ के उसके पास गुस्से में आया और तकिया लेकर उसे मारने लगा। श्लोक ने उससे कहा, अरे मुझे क्यों मार रहा है? ये इमेज तूने खुद उसकी नज़रों में बनाया है, इसे मेरी क्या गलती है? रुद्र ने कहा, तो हंस क्यों रहा है? बहुत हंसी आ रही है ना, हंस। और उसे तो मैं बताता हूँ, बहुत बोलती है ना, कल उसे पता चलेगा। उसे क्या लगता है दूर है तो कुछ भी बोलेगी? कल दिखाता हूँ उसे। ये बोलकर वो भी उसके बगल में लेट गया। इधर नंदिनी फ़ोन लेकर बगीचे में मुंह लटका के बैठी थी। उसने खुद से कहा, नंदिनी तू भी बहुत पागल है। अरे सोच समझ के बोलना नहीं चाहिए था? तू भी ना बस रेलगाड़ी जैसी बोलने लगती है। ना जाने अब रुद्र जी क्या करें, लगता है वो बहुत गुस्से में है। श्लोक जी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो फ़ोन को देखने लगी। क्या करेगा रुद्र अब? नंदिनी की बातों से गुस्सा होकर क्या वो उससे बात करना बंद कर देगा या कुछ और? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में।